नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो बांटने की मास्टर पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी उसी मास्टरी पर उतर आई है। जी हां, हरियाणा में वो नॉन जाट और जाट वोटर्स को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। यही वजह है कि कल जिस मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की शान में प्रधानमंत्री कसीदे पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने कितना विकास किया है और विकास की बयार जो है वो बही है हरियाणा में। आज सुबह होते होते उनका इस्तीफा ले लिया गया और नायब सिंह सैनी, जो कि एक ओबीसी चेहरा है, यस मैन माने जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया जाता है और जब ये फैसला लिया जाता है तो अनिल विज, जो कि गृह मंत्री हैं अभी फिलहाल हरियाणा के, वो इतने गुस्से से तिलमिला जाते हैं कि वो मीटिंग छोड़कर, अपना सरकारी वाहन छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा लेने के बाद उनको शायद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आप ये देखिए कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कैसे जाट और नॉन जाट में बांटने के लिए जेजेपी की एक तरह से कुर्बानी ली गई है। पूरा ये खेल एक सुनियोजित तरीके से रचा गया है। किसी को शायद इससे पहले खबर नहीं थी, लेकिन हरियाणा के जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, वहां से जो लोग आते हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना था। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आपने सुना होगा, उन्होंने पहले से ही तकरीबन 4 महीने पहले ये कह दिया था कि जेजेपी जो है उसके साथ गठबंधन टूटेगा, जाट और नॉन जाट में इसी तरीके से बांटा जाएगा, ताकि बीजेपी जो नाराजगी है हरियाणा में, जो फिलहाल किसान आंदोलन, जाट आंदोलन जो हुआ था उसके बाद से जो नाराजगी है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको अपने पक्ष में कर सके। आपको अभी भी पता है किसान बॉर्डर्स पर हैं और वहां पर हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की तरफ से किस तरह का उनके साथ सलूक किया गया, ये सब आपके सामने है। एक एक सीट के लाले हैं बीजेपी के को, क्योंकि 370 का भले ही उसने नारा दे दिया हो, 370 और 400 पार का, लेकिन उसे पता है कि 200 पार भी पार कर पाना उसके लिए फिलहाल मुश्किल हो रहा है। और आप ये देखिए कि पिछली बार 2019 में 10 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली थी। जाहिर सी बात है इससे पार तो वो नहीं जा सकती है। जमीनी हकीकत यह है कि आरएसएस और बीजेपी के जरिए, खासतौर पर आरएसएस के जरिए कराए गए एक इंटरनल सर्वे में ये साफ तौर पर पता चला है कि विधानसभा में जो कि इसी साल होने जा रहे हैं हरियाणा में, वहां उसका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है और लोकसभा में भी उसको 6 से 7 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। और यही वजह है कि उसको ये लगता है कि चेहरा बदलकर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको प्रो इनकम्बेंसी में बदला जाए, जाट और नॉन जाट वोटों को बांटा जाए, और उसके साथ साथ जेजेपी, जो कि जाटों की ही पार्टी मानी जाती है, जिससे उसे लग रहा था कि जब उसे सरकार बनानी थी तब उसका समर्थन हासिल किया गया, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसके साथ रहकर उसको सिर्फ नुकसान होने जा रहा है। और जेजेपी को भी लगता है कि उसके साथ शायद बीजेपी के साथ उसको भी नुकसान है। तो एक तरफ जेजेपी को ये लगता है कि उसे सहानुभूति मिलेगी तो अलग से चुनाव लड़े, और दूसरी तरफ बीजेपी को ये लगता है कि जो वोट कांग्रेस के हक में जाना था उसको बांट दिया जाए और जेजेपी अलग चुनाव लड़े, बीजेपी अलग और कांग्रेस अलग चुनाव लड़े। तो ये पूरा खेल जो है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले रचा गया है, ताकि पूरी तरीके से बीजेपी जो है इसका फायदा उठा सके। लेकिन ये खेल जो है वो हरियाणा के लोग पूरी तरीके से समझ गए हैं। एक ऐसे चेहरे को जो कि सिर्फ यस मैन है, एक पपेट है, उनको मुख्यमंत्री बनाना, जो कि 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या इससे बीजेपी वाकई में वो तमाम चीजें हासिल कर लेगी, वो राजनीतिक लाभ हासिल कर लेगी जिसकी वजह से उसने ये पूरा का पूरा खेल रचा है, ताकि कांग्रेस को नुकसान हो सके, बीजेपी को फायदा हो, एक बार फिर से वो हरियाणा में सत्ता में काबिज हो और लोकसभा इलेक्शन में भी उसका फायदा हो। और साथ साथ एक और बात जो यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है बताना, आपको पता है कि किस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को फटकार लगी, यानी कि सरकार को फटकार लगी, यानी कि उसको अब ये बताना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस कॉर्पोरेट घरानों ने खरीदे, वो पूरा ट्रांसपेरेंट उसको तरीके से सामने रखना होगा। और कल ये पूरी एक बड़ी खबर थी जिससे बीजेपी के जो है पसीने छूट गए थे, क्योंकि 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन के जो की वेबसाइट है उस पर इस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। अब हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की जो मास्टर है बीजेपी, कल उसने पहले सीए का शगुफा छोड़ा, वो बलून उसने छोड़कर टेस्ट किया, लेकिन उसको लगा उस तरह से ना तो मुस्लिम समाज की तरफ से कोई रिएक्शन आया
और ना ही उस तरह से उसको लगा कि शायद उसको राजनीतिक फायदा हो। तो अब आज जबकि 5 बजे तक एसबीआई को वो तमाम डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देनी है, तो ये कहीं हेडलाइंस ना बन जाए, तो उसने एक बार फिर से ये हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल भी किया है। इससे आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नर्वस है लोकसभा के चुनाव को लेकर, और वो एक एक सीट पर किस तरह से काम कर रही है, ये आप समझिए, भले ही आपको चेहरा कुछ और दिखाने की कोशिश की जाए। इस पूरे खेल को कैसे देखा जाए, हरियाणा में किसको इसका फायदा, किसको इसका नुकसान होगा, लोकसभा में बीजेपी को इससे कितना नुकसान होगा, और क्या जाट वोट बट जाएगा वाकई में, क्या कांग्रेस की फिलहाल स्थिति वहां पर मजबूत है, बेहद मजबूत है, जिसकी वजह से बीजेपी घबराई हुई है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को लेकर आइए, फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, किसान लीडर हैं, जाना माना चेहरा है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। जाट पॉलिटिक्स को, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। इसके साथ ही मेरे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ देश के जाने माने और हरियाणा की राजनीति को बारीकी से परखने वाले हेमंत अत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट, अब से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत में पुष्पेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी, ये जो पूरा खेल रचा जा रहा है, हर जगह बांटने की सियासत, मणिपुर से लेकर सीए के नाम पर जाट नॉन जाट को बांटने की सियासत, क्या वाकई में इलेक्शन से पहले एक मुख्यमंत्री जिसकी आप तारीफ कर रहे थे, कल कसीदे पढ़ रहे थे, सुबह होते होते उसका इस्तीफा लेते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि वो लोकसभा का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे कुरुक्षेत्र से, और एक ऐसे शख्स को बना दिया जाता है मुख्यमंत्री जो एक बहुत ही लिमिटेड इलाके तक भी उनका प्रभाव नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी राजनीति को? क्या किसान आंदोलन, जाटों के आंदोलन, इससे वो डर गई है और इसलिए जाट वोट को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है? देखिए बुशरा जी, पिछले 10 सालों में जब से ये खट्टर साहब यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा ने एक जो है 35 बनाम 1 यानी 35 बिरादरियों को जाटों के खिलाफ करने का काम वहां किया है। जो डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी पूरे देश में लागू होती है, उसी के तहत इन्होंने इसमें यह काम किया है। और जिस प्रकार से पहले जाट यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाया करते थे, तो उनके विरोध में, क्योंकि 25 से 30% का आंकड़ा बताते हैं जो जाटों का यहाँ पर है, और यदि उस ब्लॉक को एकजुट होकर के वो ब्लॉक सारा वोट दे देता है, और क्योंकि कैंडिडेट्स अलग अलग जातियों के भी होते हैं, तो उनके साथ जुड़ करके आराम से इनकी सरकार बन सकती है, जिस पार्टी को भी सारे जाट मिलकर हरियाणा में वोट दे दें। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये किया कि जाटों को 3-4 हिस्सों में डिवाइड करने का काम किया पॉलिटिकली। उसमें इन्होंने ये जेजेपी को अपने साथ मिलाया, और वैसे शुरू में वो उनके खिलाफ लड़ी थी, बाहर होकर के लड़ी थी, लेकिन उससे जाट वोट का बंटवारा हुआ। और जो इनेलो थी, जो है ओरिजिनल इनेलो जो चली आ रही थी चौटाला साहब की, उसमें उन्होंने जो है उनको अलग लड़े हुए। उसके बाद कुछ जाट भाजपा में भी रहे, कुछ जाट जबकि बहुतायत में कहूंगा कि कांग्रेस के साथ रहे। तो ये 3-4 जगह जब जाट बट गए, तो अन्य बिरादरियों की मदद के बाद भी जो स्थिति बनी, वो मैं आपके दर्शकों के लिए बता भी देता हूं। पिछले चुनाव में भाजपा जो है लगभग इनको 36.5% वोट मिले, और ये करीब जो है 40 सीटें ये जीते। इसी तरह कांग्रेस को जो है 28% वोट मिले, और ये 31 सीटें जीते। और तीसरे नंबर पे जो पार्टी रही, जो जेजेपी है, वो करीब 15% वोट लेकर के 10 सीटें उन्होंने जीती। और जो ओरिजिनल इनेलो थी, वो केवल 2.5% वोट के आसपास रह गई और 1 सीट जीती। कुछ 6-7 इंडिपेंडेंट, 1-2 सीटें और जो है इधर उधर चली गई। तो ये स्थिति बनी। तो ये 18 से 20% का जो वोटिंग का ब्लॉक था, जो इनेलो के साथ रहता था, उसको इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले एक हिस्सा जो है, बाद में इन्होंने 10 सीटों का जो ब्लॉक इनको खुद मिल गया जेजेपी के रूप में, उसको अपने साथ मिला करके और सरकार बना ली। वहां पर 90 टोटल विधायक हैं, तो उनका 46 का मेजोरिटी बनती है, बहुमत। तो 40 इनके आए थे, प्लस इन्होंने इनको जोड़ करके और फिर बाद में कुछ और निर्दलीय को जोड़ करके सरकार बनाई।
और पिछले 10 साल से लगातार बड़ी क्रूरता से जाट बिरादरी, किसान बिरादरियों का दमन करने का काम इस सरकार ने किया। चाहे पहला इंस्टेंस आया था वो 2016 का जाट रिजर्वेशन मूवमेंट हो, उसमें सीधी पुलिस की गोली के माध्यम से जो है लगभग 2 दर्जन जाट हमारे युवा शहीद हुए। उसके बाद आपने देखा कि भाई ये किसान आंदोलन जब पिछली बार का आया, जो 2019-20 का, जिसमें दिल्ली के चारों तरफ थे, तो उसमें भी बहुत ज्यादा दमनकारी नीतियां उनके खिलाफ जो है किसानों के खिलाफ अपनाई गई। उसके बाद अभी भी आप देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार का कोई लेना देना पंजाब के किसानों का, और जो हरियाणा के किसान है जो दिल्ली आना चाहते हैं उनको रोक करके जबरदस्ती यहाँ बैठे हुए हैं, उन पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं। चाहे वो गोली से एक हमारे किसान भाई की शहीदी भी हो चुकी है। उसके अलावा जो उनके ऊपर लाठी चार्ज करना या सारे ब्लॉकेड करना या आंसू गैस के गोले जो है छोड़ना, इस तरह के जुल्म करने का काम पिछले 10 साल से ये सरकार कर रही है। वास्तविकता यह है कि किसान बिरादरियों को लगातार कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया है, क्योंकि एक तो खेती को ये जो है एमएसपी की लीगल गारंटी ना देके चाहते हैं कि भाई खेती कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए और इनकी आर्थिक रूप से इनके ऊपर आघात किया जाए, इसलिए एमएसपी की लीगल गारंटी ना देना और किसान आंदोलन में इनके का खिलाफत करना, ये जो है मुखालफत करना चल रहा है, पहली बात। दूसरा, जाट रिजर्वेशन में भी इन्होंने जो है गोलियां चलाई और उसको ना देने का काम किया। तीसरा, जो खेलों के माध्यम से जो है मेडल जीत जाते हैं जिस क्षेत्र में, और खेलों में आगे बढ़ने का काम ये कम्युनिटी करती है, उसकी भी आपने क्या स्थिति देखी, ब्रजभूषण वाला प्रकरण और महिला आंदोलन आपके सामने, उससे भी भारी रोष जो है हरियाणा में बना हुआ है। चौथा मुद्दा ये है कि भाई जो ये पॉलिटिकल पावर है, जिस तरह मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल पावर को भी कमजोर करके इनको चारों तरफ बांट करके और ये राज करना चाहते हैं। और पांचवा है जो फौज में भर्ती होने वाला जो एवेन्यू है अग्निवीर के माध्यम से, उसको लागू करके वो एवेन्यू भी ब्लॉक करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली के चारों तरफ 200-300 किलोमीटर के घेरे में जो किसान बिरादरी है, विशेषकर जाट है, गुजर है, अन्य लोग हैं, यदि ये कमजोर पड़ते हैं तो आपको रेसिस्टेंस करने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचेगा, आपका विरोध करने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। तो इसलिए ये लगातार योजनाबद्ध तरीके से ये पंचशूल जो मैं कहता हूं, इसका यूज कर रहे हैं और इसके माध्यम से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब इस बार 10 साल तक लगातार पिटाई झेलने के बाद, लाठी झेलने के बाद, अब जैसे कल भी दिल्ली मार्च है, दिल्ली मार्च हो रहा है, 14 तारीख को किसान या रामलीला मैदान आएंगे, तो जगह जगह ब्लॉकेडिंग कर दी गई है, जीप और पुलिस वाले बैरिकेड लेकर के गांव स्तर पर खड़े हुए हैं कि यहाँ पर दिल्ली कोई ना आ जाए। तो इस तरह का जुल्म ज्यादती लगातार इन्होंने किया है। अब इस जुल्म जाति का रिएक्शन ये रहा है कि जाट इस बार बहुत कंसोलिडेट होकर के एक तरफा, मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ, कांग्रेस की तरफ मूव कर चुका है। अब ये दुष्यंत चौटाला, इधर दुष्यंत चौटाला ने अपना हरियाणा में जो चौधरी देवीलाल जी की विरासत है उसको डुबोने का काम किया, ये, और इधर वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो यहाँ जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को अंत करने का एक बीड़ा सा उठाया हुआ है, ये भाजपा से मिल गए हैं। इन्हीं लोगों की वजह से जो है, जो इनकी भाजपा की कुलाड़ी है, क्योंकि उसके पीछे ये बेटा बनकर के काम कर रहे हैं कुछ हमारे ही लोग, तो इनको खारिज करने का काम जो है इस बार कर दिया जाएगा और कोई किसी हालत में भी सरकार इनकी बचने वाली नहीं है। इनका सुपड़ा 2024 के चुनाव में भी होने जा रहा है, देश स्तर पर भी और हरियाणा स्तर पर भी। और हरियाणा में जो चुनाव अक्टूबर में प्रस्तावित है, हो सकता है इसके साथ ही करा लें 2024 में, उसमें भी इनका सुपड़ा साफ होगा। भारी बहुमत से कांग्रेस वापस आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का जनसमर्थन केवल जाट बिरादरी में ही नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा के पीछे पूरा जो है अन्य समाज भी उनका सम्मान करता है, बड़े नेता के रूप में उनको मानता है, और इनके जितने भी गलत नीतियां हैं उससे त्रस्त है इस वक्त, तो इससे मुक्ति पाने के लिए आतुर है, उससे मुक्ति पा ली जाएगी। जी जी, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है और इसीलिए कि कांग्रेस के फ़ेवर में पूरा माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमने देखा कि दीपेंद्र हुड्डा जो हैं और वो जितनी रैलियाँ की, हज़ारों की तादाद में युवा जो हैं उसमें जुटे, हज़ारों की तादाद में लोग उसमें जुटे और कहीं न कहीं ये वजह है कि बीजेपी को लगातार ये लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है और अभी नहीं, बल्कि पिछला भी अगर हम विधानसभा का चुनाव देखते हैं, तब भी स्थितियाँ कांग्रेस के फ़ेवर में थी। अगर कांग्रेस ने मिलकर, अगर बँटकर चुनाव ना अगर लड़ा होता और मिलकर अगर चुनाव लड़ा होता, तो शायद आज सत्ता में हरियाणा में
कांग्रेस ही काबिज होती। वो अपनी गलतियों से हारी, ये उसको अंदाजा है और उसने एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन फिलहाल अनिल सिन्हा जी, अभी हम देखें तो एक तरह से बीरेंद्र सिंह जो है, जो सांसद, पूर्व सांसद है, उन्होंने अभी जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की है। एक बड़े परिवार से आते हैं वो। ब्रजेंद्र सिंह जो है अभी मौजूदा के सांसद हैं, माफ कीजिएगा, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, और उनके पिता जो हैं वो पूर्व सांसद रहे। एक बड़े परिवार से वो आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये भी ये दिखाता है कि हरियाणा में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, वरना लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले बीजेपी का एक सांसद कांग्रेस को ज्वाइन कर ले, ये एक बड़ी बात है। हालांकि शुरू से उनका परिवार कांग्रेस में रहा, लेकिन वो बीजेपी में चले गए और अब फिर से कांग्रेस में वो आ गए। और फिलहाल की जो स्थितियां फिलहाल ये नजर आ रही हैं, और ये जो जो परिवर्तन किया गया है चेहरों का, इससे आखिर बीजेपी हासिल क्या करना चाहती है? क्या वाकई में लोगों को वो इतना ही बेवकूफ समझती है कि वो चेहरा बदलेगी और उसके फेवर में माहौल बन जाएगा? नहीं नहीं, देखिए असल में इससे जो निष्कर्ष निकालना चाहिए वो निकाल नहीं रहे लोग। इसका मतलब कि 10 साल की जो सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की, जो जो 10 साल मतलब 9.5 साल, 9.5 साल की सरकार में ये हरियाणा को डिलीवर कुछ नहीं कर पाया। और ये इनके पास कोई कंटेंट नहीं है उनको फिर से चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए उनको हटाया गया। जो कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का, तो एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। तो ये जो इसका मतलब आप देख रही है कि कितना सीरियस क्राइसिस से पूरा नेतृत्व जूझ रहा है, कि उनके पास कोई कंटेंट नहीं है। देखिए काम धाम, आप सरकार में रहते हैं, थोड़ी इनका एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन टोटल का टोटल ये हालत होती है कि आपको चेंज करना पड़ रहा है लीडरशिप। और इस तरह से जैसे कि वहां भी उन्होंने इस तरह शिवराज सिंह चौहान को किनारे रख करके और इस तरह का माहौल बनाया कि शिवराज सिंह को माइनस करके ही चुनाव लड़ा। तो इसका मतलब है कि इनकी सरकारें इतना बुरा काम कर रही हैं, लेकिन ये मीडिया, गोदी मीडिया के सहारे, अभी गोदी मीडिया भी चला रहा है कि किस तरह से वो जो है लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे, और ये इक्वेशन, वो इक्वेशन, कोई इक्वेशन नहीं। बहुत अनपॉपुलर गवर्नमेंट है और बहुत ही कॉमनल गवर्नमेंट ये थी। इसको तो मतलब कि किसी तबके का समर्थन हासिल नहीं है। और इन्होंने ये एक बात आप जान लीजिए कि रीजनल जो पार्टीज हैं उनका बहुत प्रॉब्लम है हर जगह। उनकी वजह से ये सरकार बनाने में सफल हो जाती हैं। यहाँ भी आप मतलब ज़्यादातर जगहों में आप देखेंगी कि यहाँ भी अगर वो दुष्यंत चौटाला नहीं मिलते तो इनकी सरकार बनती नहीं। तो ये उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे लोगों को ये सबक, मुझको लगता है क्या कि जो एलाइज हैं, जो गठबंधन में शामिल होते हैं जो पार्टियां, वो पता नहीं उनको ये सबक ध्यान में नहीं रहता कि जब ये कभी चाहे डंप कर दे, कभी चाहे आपको अलग लड़ाने के लिए, मतलब आप कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। ये अलायंस जो कहा, सच में मैं सहमत हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि ये नैतिकता पर आधारित गठबंधन नहीं था। ये बात एकदम सही है, क्योंकि अगर मान लिया एंटी इनकम्बेंसी है तो दुष्यंत चौटाला के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी मानी जाएगी और वो साथ में लड़ते रहते। लेकिन अब उनको भी अलग किया है ताकि वो भी एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर लें और ये भी कर लें, बाद में दोनों मिलकर एक साथ हो जाए। जो कि वहां भी अभी आप देख लीजिए कि बीजेडी ये काफी ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक पपेट पार्टी जो है इस तरह का साथ में रख करके वो जब बीजेडी का जैसे इस्तेमाल अभी उड़ीसा में हो रहा है, तो वो यहाँ कर रहे हैं। लेकिन मुझको लग नहीं रहा है कि हरियाणा में, जो मैं पुष्पेंद्र जी ने कहा वो सही कहा, कि वहाँ लोग जो जो बेसिकली किसान इलाके, मतलब ये क्षेत्र है और काफी मतलब आगे रहे हैं। ये पंजाब और हरियाणा जो है वो तो माना ही जाता है। तो उनके साथ इतना दमन हुआ है कि उसको, हमको लग रहा है कि उस एंटी इनकम्बेंसी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा है क्या कि इसीलिए ये डिवीजन, आपने जो वो बात कही उससे मैं सहमत हूँ कि हर लेवल पे, चाहे कास्ट का डिवीजन हो, रिलीजन का डिवीजन हो, जहां भी जो रीजन्स का भी हो, जहां मौका है डिवाइड करना सोसाइटी को, नॉर्थ ईस्ट पूरा डिवाइड कर दिया। अब वो सीए ला करके आसाम भी बच गया था, बचा मतलब अभी स्टेबल था थोड़ा, उसको भी डिवाइड कर रहा है पूरा। तो आप देख लिए आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, साथ में मिजोरम, सब, नागालैंड पहले से है, तो पूरा इलाका को कर दिया है। सीए के कारण बंगाल में अभी क्या हालत होने वाली है वो देख लें। और उसके बाद हरियाणा में आपने ये नया कदम देखा
जिसमें कि वो पहले से ही नैरेटिव मोदी मीडिया बना रहा है कि ये तो जाट के खिलाफ एक ओबीसी को दिया गया है। वो भी तो नॉन जाट ही था पहले, ये क्या कहते हैं थे खट्टर, तो उनको क्यों हटा दिया? हम्म। यही था हम्म। कि जाट के खिलाफ किसी को लाना है, तो खट्टर को क्यों हटा दिया? इसका मतलब कि खट्टर को हटाया, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए उसी वजह से ओबीसी को लाया है। उसका इस्तेमाल वो जाट और ओबीसी का नैरेटिव बना करके वो करना चाहती है बीजेपी, और जिसको मोदी मीडिया का पूरा समर्थन है। अब है क्या कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कांग्रेस में है कि सबको लेकर साथ चलती है, तो वो कांग्रेस को अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बाकी जो सोशल इक्वेशंस है वहाँ, जैसे मुसलमान पर इतना अत्याचार हुआ जो आपने देखा ही कि किस तरह से मेवात के रीजन में उन्होंने कराया, और जान करके कोशिश करके कॉन्स्पिरेसी से उन्होंने एक डिवीजन करने की कोशिश की। तो ये सब जो चुनौतियां पेश की हैं सांप्रदायिकता, जाति सबके नाम पर, और जो किसान विरोधी नीतियों को लेकर के, ये इन सब को कैसे वो आर्टिकुलेट करती है, किस तरह से उसको स्वर देती है, ये अब कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकसभा के इलेक्शंस में अगर ठीक से कांग्रेस ने जो जो उसने रखा हुआ है जनता के मुद्दे उठाने का काम अगर वो करती रही, तो इसका कोई मुकाबला नहीं, ये सब गिमिक चलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और एक तरफ तो आप ये देखें कि पुष्पेंद्र जी, कि वो कहते हैं कि कोई जाति नहीं है और कुछ नहीं है, और जातियों को कैसे वो सिर्फ महिला, युवा, गरीब इस सब में बांट देते हैं, फिर अपनी जाति बताना नहीं भूलते। और फिर उसके बाद जिस कांग्रेस को का और लगातार वो जिस बात को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना, सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एक्सरे करा के देश का तमाम कितने लोग कितने फीसदी हैं किस जाति के, ओबीसी से लेकर एसटी, एससी और माइनॉरिटी, इन सब की वो बात कर रहे हैं। तो एक तरफ उस पूरे के पूरा जो वो एक नई बहस जो शुरू की है, उसको एक तरह से खत्म करने की कोशिश बीजेपी की तरफ होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हरियाणा जैसी जगह में भी वो ओबीसी कार्ड खेलना नहीं भूलते हैं, कि एक ओबीसी चेहरे को वो लेकर आते हैं। और क्या आपको लगता है कि इससे वाकई में कोई असर पड़ने वाला है? क्या आपको लगता है कि एक ऐसा चेहरा आप इलेक्शन से पहले लेकर आए, एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए ओबीसी चेहरा लेकर आए, और फिर आप ये सोचें कि फिर बस सब कुछ आपके लिए रोजी रोजी हो जाएगा? क्या जनता और वोटर वाकई में इतना बेवकूफ बीजेपी ने समझा है कि वो जैसे चाहेगी, जिस तरह से चाहेगी उसको चलाएगी और वो उसके जाल में फंसेगा? नहीं, देखिए बुशरा जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो राहुल गांधी जी ने ये बात बार बार उठाई है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, मतलब भागीदारी है, उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए जितनी जिसकी संख्या है उसके अनुरूप। इस बात का प्रेशर भी इनके ऊपर है कि ये दिखाएं कि हम ओबीसी के बहुत बड़े खैरख्वाह हैं, और ओबीसी के लिए देखिए हमने मुख्यमंत्री बना दिया। ये टोकनिज्म में विश्वास करते हैं। अरे 10 साल में आपको ध्यान ओबीसी का नहीं आया, आपको चुनाव से 3-4 महीने पहले आया, और हो सकता है चुनाव अभी लोकसभा साथ ही हो जाए, तब क्या स्थिति होगी? तो ये जो है, और जिस तरीके की सरकार अब वहां चलेगी, जिसको लेम डक सरकार कहते हैं, उस टाइप की सरकार होगी, क्योंकि उसको उस तरह का समर्थन तो प्राप्त होगा नहीं। एक मेजर चंक आपका 10 का चला गया, उसमें से कुछ विधायक आपने तोड़ लिए, फोड़ लिए, मतलब हर चीज को तोड़ने फोड़ करके अपनी जो है अपनी इमारत को बुलंद, दूसरों की इमारतों में से ईंट चुरा चुरा करके ये कर रहे हैं। और इनका एक दूसरा फार्मूला ये भी है कि जो भी जिस राज्य में डोमिनेंट कास्ट हो, उसके खिलाफ बाकी समाज को कर दिया जाए, ताकि वो कमजोर हो जाए, और कमजोर इतना मजबूत ना हो कि वो हमारे खिलाफ कभी बगावत कर सके, हम उनके ऊपर, दोनों के ऊपर राज कर सके। ये चीज आपने हरियाणा में भी देखी। ये आपने पहले पटेल जो पटेलों के खिलाफ जो इन्होंने कार्रवाई की थी शुरू में, वो जैन थे, कौन थे, उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया था गुजरात में। इसी तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में भी उसको मुख्यमंत्री बनाया था, देवेंद्र फडणवीस को, जबकि वहां पर मराठे जो है मुख्यमंत्री बनते चले आए थे। और इन्होंने झारखंड के अंदर भी गैर आदिवासी को बना करके ये काम किया था पहले। तो ये तमाम एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं कि जो डोमिनेंट है, क्योंकि वो अगर कमजोर हो जाता है तो आपका शासन चलाने का ज्यादा एक संभावना बनती है, और बाकियों को इकट्ठा कर किया जाए। उत्तर प्रदेश में और बिहार में यादवों के खिलाफ बाकी लोगों को करने का काम कर रहे हैं।
और एक पैरेलल लीडरशिप एक जो यादव को इन्होंने बनाया है वहां पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, इसी पर्पज से बनाया कि देखिए यादव हमारे साथ है, हम यादवों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा इनका टोकनिज्म है, बंटवारा है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, नॉर्थ साउथ हो, ईस्ट वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट और ये हो। अब आप पंजाब के किसान वहां से आ रहे हैं तो उनको सिख और खालिस्तानी कह करके आप खारिज कर रहे हैं, और बाकी देश का किसान भी उसमें शामिल है, उनको आप वहां आने नहीं दे रहे हैं। हरियाणा का कोई बिजनेस नहीं है कि भाई जाकर के वो बीच में नेशनल हाईवे को रोक करके इस तरीके से परेशान करे। तो ये इनकी जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, ये इन्होंने अंग्रेजों से सीखी है, लेकिन इसके बहुत दूरगामी गलत परिणाम जो है देश को भुगतने पड़ेंगे। समाज में एक विघटन, अब कल ये जब आपने ठीक कहा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है और सारे देश की निगाह उस पर थी कि किस कंपनी ने इनको कितने कितने पैसे दिए और उसके आसपास कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो इन्होंने उनको ऑब्लाइज किया, कौन से ठेके दिए गए या कौन सी पॉलिसी में बदलाव किए गए, ये चीज बाहर आनी थी। तो उससे पहले ही इन्होंने आनंद फानन में भाई हमने बहुत बड़ी मिसाइल छोड़ दी, हमने जाकर के मुख्यमंत्री बदल दिया, इस तरह का हेडलाइन मैनेजमेंट करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि युवा जितने भी हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई चीज ऐसी आती है तो तुरंत ही ऐसा कोई शिगुफा छोड़ देते हैं। अब क्योंकि कल परसों में 14 तारीख को दिल्ली मार्च है और रामलीला मैदान में किसानों की बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, तो उससे डाइवर्ट करने के लिए सारी अटेंशन इन्होंने ये अब अंत में एक शिगुफा छोड़ दिया। अरे कल तक तो आप उद्घाटन में वहां उसके साथ खड़े हैं, वो आपको बढ़िया लग रहा है मुख्यमंत्री, आप बड़ा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके बाद तत्काल आनंद फानन में 24 घंटे भी नहीं हुए तब तक आपने उसको बदलने का काम कर दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पंजाबी समाज या खत्री समाज जो भी जिस समाज से खट्टर साहब आते हैं, अब उनको भी सोचना चाहिए। अगर ये कहते हैं हमने ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा है ला दिया, तो हम कहेंगे कि आपने जो है कहीं ना कहीं अपमान किया है खट्टर समाज के लोगों का। उनको कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए। काउंटर पोलराइजेशन इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से नहीं मानते हैं तो वो चीज भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा लगातार संपर्क हरियाणा में रहता है। हरियाणा में अधिकतर जातियां इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से परेशान है, कोई विकास नहीं हुआ हरियाणा में 10 साल में। कोई नए जैसे कॉलेजेस बनते या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता, उसको ना करके ये तमाम चीजों को केवल किसानों को कैसे लाठी से पीटा जाए, 10 साल से केवल ये काम इनका है। और अब ये सरकार इनकी किसी हालत में भी रिपीट होने वाली इस बार नहीं है। जी जी बिल्कुल, इसका अंदाजा उन्हें बहुत अच्छे से हो गया है और यही वजह है कि ये तमाम खेल जो है, पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा गया है। जहां एक तरफ आप कल तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी स्कूटी पे बैठकर आप घूमा करते थे और कैसे साथ में दरी बिछाया करते थे और उस तरह की तमाम बातें हम मनोहर लाल खट्टर के बारे में कह रहे थे। सुबह होते होते उनका इस्तीफा ले लिया गया और लग रहा है कि चेहरा परिवर्तन करके वो शायद सत्ता पर काबिज रह पाएंगे। उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा होगा या विधानसभा चुनाव जो कि अब से कुछ ही दिनों में अक्टूबर में होने वाला है, उसमें उन्हें उसका फायदा हो जाएगा, उनको शायद ये लग रहा है। मेरे साथ हेमंत अत्री भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा और खासतौर पर देश और हरियाणा की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसकी बारीकी को समझते हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। आपसे मेरा सवाल, ये फिलहाल जो पूरा खेल रचा गया है, जो कल जो तस्वीर देख रहे थे हम कि एक तरह से साथ में टहलते हुए मनोहर लाल खट्टर जो है वो नजर आ रहे थे, सुबह होते होते वो तस्वीर बदल गई। क्या बांटने की मास्टर ये पार्टी अब जाट और नॉन जाट में बांटकर हरियाणा में अपनी अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकना चाहती है? क्या चेहरा बदल कर वाकई में सत्ता पर वो काबिज रह सकती है और उसे लोकसभा विधानसभा में फायदा हो सकता है? क्या वाकई में लोग इतने ही भोले और सीधे हैं कि जैसे जैसे बीजेपी कहेगी वैसे वैसे चलते रहेंगे, या फिलहाल जिस तरह से एक बीजेपी के सांसद कांग्रेस में आए हैं, एक बड़ा परिवार है और उसके साथ साथ हमने देखा दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो रैलियां हैं उसमें बड़ी तादाद में लोगों का जुटना, ये सब उसको नर्वस कर रहा था बीजेपी को, तो उसने एक नया खेल रचा है। ये कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? गुशरा जी, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं अदब के साथ कि मैं आपसे बहुत लेट जुड़ पाया। मैं लगातार आज 12 बजे से 1 मिनट मैंने पानी भी नहीं पिया लगातार। आई एम सॉरी फॉर दैट। जहां तक आपने इस पूरे घटनाक्रम की जो आपने बात की है, इस पे तो मैं एक ही लाइन कहूंगा कि हुजूर जाते जाते बहुत देर कर दी। मनोहर लाल जी को जाना था 2020 के किसान आंदोलन के दौरान। जिस तरीके से उन्होंने किसानों की सुपारी ली थी, 378 दिन तक किसान देश का बैठा रहा दिल्ली की सीमाओं पर, और जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, उनकी सरकार ने, उनकी पुलिस तंत्र ने, वो सारा,
जिस तरीके से हरियाणा की चैंपियन बेटियों के साथ जो जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ, और जो देश के किसानों के साथ जो आज पंजाब के किसान बेचारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और आप कल्पना कर सकती हैं किसान बैठे हैं खनौरी बॉर्डर पर, किसान बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर 250 किलोमीटर दूर, और सड़कें बंद हैं टिकरी बॉर्डर की और अपने दिल्ली के अपने जो क्या नाम है इसका कुंडली बॉर्डर की। ये मनोहर लाल खट्टर का शासन था। 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ कोविड के उस दौरान में, इनकी विदाई उसी समय निश्चित थी। अमित शाह उसी दिन से इनको विदा करना चाहते थे, लेकिन कल जैसा मोदी जी ने बताया कि वो एक दरी पे सोते थे और एक बाइक पे चलते थे, तो कल उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए वो बाइक भी दिल्ली गुड़गांव में जमा करा ली, उनकी दरी भी छीन ली, और अब वो वहीं पे आ गए जहां पर उनसे होना चाहिए था उनको। ये है मनोहर लाल खट्टर की दास्तान। 2020 में किसान आंदोलन की सुपारी मनोहर लाल खट्टर को दी गई थी कि ये जो किसान है ये किसी भी सूरत में दिल्ली तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। उसके बावजूद किसानों का जो जोश और जज्बा था वो सारे लाखों की संख्या में 378 दिन तक बेचारे सड़कों पर पड़े रहे। उनकी बिजली काट दी गई, उनके शौचालय और उनके साथ जो अमानवीय जातियां की गई वो विश्व इतिहास में उससे शर्मनाक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी मनोहर लाल कोई सुधरे नहीं। जो ये आंदोलन चल रहा है, जो सड़कों में बैठे हुए हैं, उन किसानों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया। फिर बेशर्मी क्या की कि ट्रैक्टर पे नहीं जा सकते, तो हिसार से हमारे सैकड़ों किसान भाई पैदल दिल्ली के लिए चल पड़े कि भाई हम पैदल चले जाते हैं, या टैक्सियों में चले जाते हैं, कारों में चले जाते हैं, रेल में चले जाते हैं। उन सबको वहां से उतरवा के गिरफ्तार कर लिया गया। ये मनोहर लाल का शासन था। उसके बाद बुशरा जी देखते जाइए, बिना खर्ची बिना पर्ची सरकार बात करता है जो व्यक्ति, उसकी सरकार ने 9.5 साल में 34 परीक्षाएं आयोजित की नौकरियों के लिए, और एक परीक्षा का नाम मनोहर लाल खट्टर बता दें जो लीक ना हुई हो, एक भी परीक्षा 34 में से। ये उनका गवर्नेंस का रिकॉर्ड है। उनके एचपीएससी का सेक्रेटरी जो ऑफिस में करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा गया, उस पूरे स्कैंडल को दबा दिया गया। केवल उसको पकड़ा, नहीं कोई निशानदेही हुई, ना कुछ हुआ। जितना आत्ममुग्ध मुख्यमंत्री, जितना सामाजिक तौर पे जितना इररिलेवेंट मुख्यमंत्री, एक महिला, गरीब महिला, गांव की महिला ने उनको कहा कि साहब हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, बेरोजगारी है, आप कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगवा दीजिए। आपको पता है महोदय ने क्या कहा? कहते हैं कि अगली बार जो चंद्रयान जाएगा उसमें आपको हम अंतरिक्ष में भेज देंगे। ये भाषा है एक महिला के प्रति, जो पहलवान बेटियों के प्रति उन्होंने जो कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हो आप, और उस व्यक्ति का सुनिए आप, वो कहते हैं हरियाणा का आदमी कंधे से ऊपर कमजोर होता है, यानी कि हम हरियाणा के लोग मंदबुद्धि होते हैं। सी द एरोगेंस ऑफ इनकम्पिटेंस। इस व्यक्ति का मैं क्या क्या बताऊं आपको। ही वाज ए प्रूव्ड लायबिलिटी। और 2020 में अगर ये चले जाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का कुछ बचाव हो जाता। ये मनोहर लाल खट्टर की कारस्तानी है। अब मैं आता हूं नायब सैनी पे, जिनको बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एमएलए नहीं है, वो एमपी है कुरुक्षेत्र से। तो एक नॉन एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया। इनकी बैकग्राउंड बताता हूं आपको। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पंचकुला में 1996-97 में क्लर्क कम स्टेनो थे। किस समय? जब नरेंद्र मोदी हरियाणा में प्रभारी थे। तो तब से दोस्ती थी। एक दोस्त से मुक्ति पाई, दूसरे दोस्त को ले आए। एक बात। और ये उसके बाद तमाम संगठन के पदों पर रहते रहते अब एमपी है कुरुक्षेत्र से, जो इनको पद छोड़ना पड़ेगा। और इनकी लोकप्रियता का अगला नायब सैनी जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, उनका थोड़ा सा एक आपको नमूना बता देता हूं। पिछले साल जिला परिषद के चुनाव हुए थे, तो इनकी धर्मपत्नी सुमन देवी है। नारायणगढ़ के वार्ड नंबर 4 से इनकी धर्मपत्नी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, और उनकी जमानत जब्त नहीं हुई, वो चौथे नंबर पे आई। तो इतने लोकप्रिय व्यक्ति हैं जिनको बनाया गया है। तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों को वास्तव में कंधे से ऊपर कमजोर समझ रखा है, इसमें कोई शक नहीं। और जो मनोहर लाल खट्टर का 9.5 साल का जब आप रिकॉर्ड निकालेंगे, जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, तो हरियाणा 1966 में बना था बुशरा जी। 66 से लेकर के 2014 तक हरियाणा पर कुल कर्ज 70,000 करोड़ रुपए का था। और आपको जानकर अचंभा होगा, 9.5 साल में वो कर्ज आज 3 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। 3 लाख करोड़, हरियाणा जैसी छोटी स्टेट। एक परियोजना का नाम मनोहर लाल ये बता दे कि जिसका शिलान्यास उन्होंने किया और जिसका उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया हो। केवल जुबानी जमा खर्ची, लफाजी और आत्ममुग्धता, कोई सवाल नहीं, केवल मोनोलॉग। और मीडिया की हालत ऐसे कर दी कि चाटुकार। आज आपको मैंने सुबह कितने बजे ये मैसेज किया था कि नायब सैनी नए मुख्यमंत्री होंगे, और उसके बाद पूरा चंडीगढ़ का मीडिया मुझे फोन करके कह रहा है कि नहीं सर, सीएम तो यही रहेंगे।
तो मैंने कहा भाई फिर पर्यवेक्षक क्यों भेजे गए हैं दिल्ली से? कैबिनेट बदलने के लिए तो पर्यवेक्षक नहीं भेजा जाता। मीडिया की हालत में बता रहा हूं आपको, जो मुख्य धारा का मीडिया है, तो पूरे मीडिया को गुलाम करके जिस तरीके से ना इन्होंने केवल प्रदेश को हका है, बल्कि मीडिया को और हर स्वायत्त निकाय को, और हरियाणा की हालत ये कर दी कि किसी भी भर्ती को उठा लीजिए आप, भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है, पर्ची तो अपनी जगह है। हरियाणा से बाहर के प्रदेशों के कितने अधिकारी मनोहर लाल खट्टर नियुक्त करके गए हैं? मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी हरियाणा के नहीं बाहर के हैं, एचपीएससी चेयरमैन बाहर के हैं, हरियाणा के एचईआरसी चेयरमैन बाहर का है। तो मनोहर लाल ने हरियाणा को आरएसएस भर्ती आयोग बना दिया। जहां पर्चियां आरएसएस से आती थी, उनकी कोई कंपिटेंस नहीं, कोई कैपेबिलिटी नहीं। जो आदमी एक दिन किसी कोर्ट में नहीं गया, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो सर स्टेट के संवैधानिक पदों पर, शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है, केवल आरएसएस की पर्ची चाहिए। तो जो हरियाणा का मूल, जो हरियाणा देखिए एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, और हरियाणा में मनोहर लाल के समय की कारस्तानी देखिए आप, बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ता है बुशरा जी, 9.5 साल का शासन रहा इस व्यक्ति का, और इस 9.5 साल में हरियाणा में पुलिस फायरिंग में जितने आदमी मरे हैं, उतने कश्मीर में आतंकवाद में भी नहीं मरे, और पूरे देश के किसी राज्य में नहीं मरे। जाट आरक्षण आंदोलन का आपका ध्यान होगा, जब राम रहीम की सजा हुई, जब पंचकुला किस तरीके से जलाया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता होगी, वो राजनीति नहीं, वो सामाजिक जीवन छोड़ के संन्यास ले लेगा। और मनोहर लाल खट्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है? वो चौड़े होकर घूमते थे, वो किसी की सुनते ही नहीं थे। और पूरे हरियाणा को, पूरे हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, स्टेब्लिश नेता, रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, अभिमन्यु, सुभाष बराड़ा, उनकी कैबिनेट में 11 मंत्री थे बुशरा जी। 9 मंत्री चुनाव हारे, 9 मंत्री 11 में से। और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा देके अल्पमत की सरकार बनाई, और फिर धक्केशाही के साथ जो डंडे से हाँकने वाली परंपरा है वो की। भारतीय, आपका सवाल था भारतीय जनता पार्टी का अब क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। देखिए, मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है। रिलेटिवली जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की हरियाणा में हायरार्की है, उसमें नायब सैनिक कहीं नहीं ठहरते हैं। अनिल विज ने पहले ही बगावत का बिगुल बजा दिया है। आपने भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शासन की, जो मोदी और अमित शाह की जो पार्टी है, उसमें बीजेपी में बगावत नहीं सुनी होगी कभी भी पिछले 10 साल में। यहां तक हालत ये हुई कि जो अपने वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता थी, उनके हाथ से उन्होंने भजनलाल शर्मा की पर्ची निकलवा दी, उन्होंने चुनी की। शिवराज चौहान को हटा दिया, किसी ने चुनी की। आज हरियाणा के 6 बार के जो एमएलए अनिल विज, जब ये फैसला हुआ कि नायब सैनी को सीएम बना जा रहा है, वो मीटिंग छोड़ के चले गए विधायक दल की। और करनाल का जो सांसद है, जो मनोहर लाल के प्रिय शिष्य है, वो उनको पकड़ के बाहर से मनाने लाए, वो मान के वापस नहीं आए, वो छोड़ के चले गए मीटिंग को। ये आपने 10 साल में नहीं सुना होगा। तो हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी इज नोबडी एज फार एज बीजेपी इज हायरार्की इज कंसर्न्ड, फॉर द वेरी सिंपल रीजन, ही इज टू जूनियर ए पर्सन। और चूंकि 6 महीने का समय बचा है सरकार में, केवल 6 महीने तो बचे, अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव होता है। और अब तो चूंकि आज से ये एमएलए नहीं है, तो आज से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ये रह नहीं सकते। तो नरेंद्र मोदी ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो गुजरात मॉडल का एक्सपेरिमेंट किया है। वो क्या किया है कि पहले दिन मुख्यमंत्री की वहां प्रशंसा की, अगले दिन पूरा कैबिनेट साफ कर दिया, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। ये हरियाणा स्टेट है, ये ऐसे नहीं चलता। यहां इन्होंने सबसे पहले यूज किसको किया? दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला क्या कह के चुनाव में लड़ाया था 2019 का, कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार। और जैसे ही रिजल्ट आया और बाय डिफॉल्ट 10 सीटें आई जेजेपी की, तुरंत पक्के यार हो गए भारतीय जनता पार्टी और जजपा। ना उनकी कोई नीतियों का मेल है, ना कोई सिद्धांतों का मेल है। मेल किस चीज का है? अपॉर्चुनिज्म, सत्ता के लिए गठजोड़। और उसका परिणाम क्या हुआ? जिस दिन इन्होंने, अगर आपको ध्यान हो, जिस दिन इनका गठबंधन हुआ था, उस दिन मैंने प्राइम टाइम शो में यह कहा था कि विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले यह गठबंधन टूट जाएगा, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि दोनों का एजेंडा अलग अलग है। और आज वही बात हुई। और हालत यह है कि कोई भी गठबंधन तोड़ने की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है। क्या कहेंगे? किस बात पे गठबंधन टूट गया? इज देयर एनीथिंग टू ऑफर? तो मौजूदा जब से मोदी की सरकार आई है, जो उन्होंने एक नई भर्ती योजना करी, अग्निवीर योजना, जो दुष्यंत चौटाला है वो नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल अग्निवीर हैं। 4 साल यूज किया और आज उनकी बिना किसी पेंशन और उनकी विदाई हो गई। और हालत यह है कि वो कुछ कहने लायक नहीं है। कल वो आपके टीवी पे क्या कह रहे थे
टीवी चैनलों पे क्या बाइट दे रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीट जीतेगी, गठबंधन, हम उनके साथ हैं, हम 2 सीटें लेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे। आज स्थिति क्या है? क्या है? बीजेपी ने उनको एक भी सीट देने से मना कर दिया और ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा। यूज एंड थ्रो एंड मेक देम अग्निवीर। और अब हालत यह है बुशरा जी, लेटेस्ट मैं आपके चैनल पे ब्रेक कर दूं, इनकी पार्टी में 10 विधायक हैं। मां और बेटे को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अगले 15 मिनट में 8 विधायक उधर जा सकते हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम समझिए। बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि लोकसभा का चुनाव सिर पे खड़ा है। वो हरियाणा में अगर इस तरीके से ऑपरेशन लोटस करेंगे तो उनको बाकी एलाइज के साथ दिक्कत आएगी एनडीए में फॉर द टाइम भी। और भारतीय जनता है, उनकी कल रैली है हिसार के अंदर, जिस हिसार की वो सीट मांग रहे थे। गजब देखिए, अलायंस टूट गया। ना बीजेपी कह रही ना जेजेपी कह रही, अलायंस टूट गया। किस मुंह से कहें? अग्निवीर हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। किस मुंह से चुनाव में जाएंगे? आपने जो वायदे किए थे कि बुजुर्गों को 5,000 रुपए पेंशन देंगे, क्या हुआ उसका? आप कहते हो हम किसानों की पार्टी हैं। किसानों के साथ जो सड़क पे हुआ, जो दिल्ली बॉर्डर पे 378 दिन हुआ है, जो अब हो रहा है, तब दुष्यंत चौटाला कहां थे? वो मनोहरलाल खट्टर और भाजपा के साथ थे। जब महिला बेटियों को घसीटा जा रहा था दिल्ली में, तब दुष्यंत चौटाला कहां थे? बीजेपी और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे थे, पहलवानों पर उंगली उठा रहे थे। आज फिर किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। आज प्रदेश का युवा मारा मारा फिर रहा है बेरोजगारी में। वो कहां थे जी? वो बीजेपी की गोदी में बैठे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला के साथ वही किया जो वो डिजर्व करते थे, एंड ही वर्चुअली अर्नड इट। आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला और बीजेपी का संकट समझिए क्या है, ये खेल क्या है। ये इसको आप ये मत मानिए कि कुछ अप्रत्याशित हो गया है। ये प्री डिटरमाइंड, प्री रिटन स्क्रिप्ट है, जिसको राजनीतिक सर्कस कहेंगे आप। कैसे? बहुत सिंपल बात है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नॉन जाट की है, जेजेपी की राजनीति जाट की है। बीजेपी को यह बहुत अच्छे से पता है कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के बाद जेजेपी का गांव में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। ठीक है, उसके बाद बीजेपी उन हालात में हिसार या भिवानी की सीट किस हालत में दे सकती है, उनको पता ही नहीं कि तो एक भी वोट नहीं आनी, और वो सीट ऑलरेडी बीजेपी के पास है। तो वो क्या करेंगे? अपनी सीट खो देंगे इनको देके। तो उनके लिए बेस्ट तरीका क्या है? बीजेपी का खेल समझिए आप। बीजेपी की हरियाणा में राजनीति क्या है? जाटों का वर्टिकल डिवीजन करना है 3 जगह पे। अगर वो जेजेपी के साथ अलायंस कंटिन्यू करते हैं तो जेजेपी के पल्ले जो भी वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि जाट नाराज है जेजेपी से। इसलिए उन्होंने समय रहते उनसे मुक्ति पाली। और अब खेल क्या होगा कि जेजेपी को मजबूरी में लोकसभा का चुनाव सभी 10 सीटों पर लड़ना पड़ेगा। उनकी चाहे कहीं 2,000 वोट आए, चाहे 5 आए, चाहे 10,000, वो वोट किसकी कटेंगी? वो वोट कांग्रेस की कटेंगी। और यही बीजेपी का खेल है कि जाट अगर 3 जगह बटेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, तो बीजेपी का तो खेल ही जाट और नॉन जाट का है। तो ये सारा का सारा राजनीतिक सर्कस, इसमें कुछ भी नया नहीं है, प्रिस्क्रिप्टेड है, ये समझना पड़ेगा आपको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा में प्रयोग किया है, ये मैं आज की तारीख में कह सकता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी समझदारी दिखाए, थोड़ी सी, जो बीजेपी को हराने की बात है, पहले एक दूसरे का इलाज करना बंद कर दें कांग्रेसी, जो करते हैं हमेशा। अगर वो भाजपा को हराने की ठान लें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा का हरियाणा में नाम लेवा नहीं बचेगा। लेकिन क्या वो कांग्रेसी ऐसा करेंगे? ये एक देखने की बात है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और इससे पहले मैं अनिल जी के पास जाऊंगा, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट में पुष्पेंद्र जी से लूं। एक और सवाल मैं आपसे ही पूछना चाह रही थी हेमंत जी, कि इस पूरे खेल में, क्योंकि वहां पर अब हम देखें तो दो पार्टियां, जिसमें अब मेनली जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो बीजेपी और कांग्रेस ही वहां पर नजर आते हैं। बाकी पार्टियां एक तरह से एक अलाई की भूमिका में, एक छोटे दलों की भूमिका में वहां पर है। कांग्रेस को फिलहाल किस स्थिति में आप देखते हैं? इस पूरे खेल में कांग्रेस कहां खड़ी है, और लोकसभा और आने वाली विधानसभा में आप उसकी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर पिछले भी विधानसभा में देखें, जहां पर वो उस तरह उस मजबूती से नहीं लड़ी जिसको उसने एक्सेप्ट किया बाद में, तब भी वो बहुत अच्छी पोजीशन में थी। अगर 8 सीटें और उसके पास हो जाती तो वो सबसे बड़ी पार्टी होती और शायद उसी की सरकार होती। अभी उसकी स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? इस नॉन जाट और जाट की लड़ाई में कांग्रेस कहां पर खड़ी है, और हरियाणा में कहां, किस तरह की उसकी स्थिति है? बुशरा जी देखिए, चूंकि मैं हरियाणा प्रदेश से हूं तो मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं करता, लेकिन मुझे यथास्थिति है एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, केवल वो आपके सामने रख सकता हूं।
भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, नायब सिंह सैनी हो, XYZ हो या कोई भी ना हो, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर पहले कमल के फूल को देखता है, वो व्यक्ति को नहीं देखता। ये भारतीय जनता पार्टी की अगर अच्छाई है तो ये यूएसपी हम सबको माननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ना केवल हरियाणा में, पूरे देश के अंदर एक त्रासदी है कि कांग्रेस पार्टी चाहे भाड़ में जाओ, मैं तो फला नेता के साथ हूं और वो नेता फला के खिलाफ है, तो मैं आपके साथ तो हुई हूं, मैं अनिल सिन्हा जी के खून का प्यासा भी हूं, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। हरियाणा की कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी पिछले कुछ समय से यह है कि भाजपा हारे या जीते, पहले एक दूसरे का इलाज कर लो, और इससे कोई भी गुट हरियाणा के अंदर अछूता नहीं। अगर हरियाणा के अंदर 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी, आपको पता है, अगर 8,500 वोट और ले आती तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती। और वो 8,500 वोट क्यों नहीं आए कि मैंने आपका इलाज कर दिया, आपने मेरा कर दिया, आपने किसी और का भी कर दिया, और उस सारे में कांग्रेस का इलाज हो गया। अदरवाइज कांग्रेस 8,500 वोटों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती और उसकी सरकार होती। कांग्रेस पार्टी के अंदर मान के चलिए, उनके लिए पार्टी का कोई मतलब नहीं है किसी वर्कर के लिए, उनके लिए उनका नेता महत्वपूर्ण है, दूसरा कांग्रेस का कोई भी नेता है, पहले उसका इलाज करना है। जब तक कांग्रेस पार्टी इस संस्कृति से बाहर नहीं आएगी, कांग्रेस का हरियाणा में भला नहीं हो सकता। कांग्रेस जैसी पार्टी जो हरियाणा के कण कण में मौजूद है, अगर वो पार्टी 32 सीटों पर सीमित हुई तो उसके नेताओं को भी सोचना चाहिए और उसके वर्कर्स को भी सोचना चाहिए। अगर इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो हरियाणा में कांग्रेस का वो हाल होगा जो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ये बात कांग्रेस पार्टी के नेता कब समझेंगे? बीजेपी का नेता किसी के साथ नहीं है, कोई मनोहर लाल खट्टर नहीं है, कोई नायब सिंह सैनी नहीं है, कुछ नहीं। और कांग्रेस का नेता, कांग्रेस बाद में है, पहले मेरा नेता है, और वो नेता कहीं और चले जाएगा तो फिर ताकते रहेंगे। ये पूरी की पूरी परिस्थिति है। कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को एक बात सोचनी पड़ेगी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लिए आज स्कोप ही स्कोप है। लेकिन इसका आप सबब देखिए, आज जो कुछ हुआ है, आज के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का वर्कर टूट पड़ेगा फील्ड में, और कांग्रेस ही सारे मुख्यमंत्री बन के सो जाएंगे आज कि हमारी तो सरकार आ गई, फील्ड में जाना ही बंद। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया 2019 में, अब की बार 75 पार। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता घर बैठ गए कि ये तो सरकार ही नहीं कियागी, और जब 32 सीट आई तो भागते फिर रहे, कह रहे हमें तो पता ही नहीं था। इसका मतलब क्या है कि हरियाणा की कांग्रेस के किसी भी नेता का प्रदेश की राजनीतिक पल्स पे हाथ नहीं था। इससे बड़ा फेलियर और दुर्भाग्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए क्या होगा? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा की पॉलिटिकल जो जमीन है बहुत हरियाली है, लेकिन क्या वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे? क्या अपनी गुटबाजी से बाज आएंगे? क्या वो पार्टी के प्रति सिंसियर रहेंगे या अपना अपॉर्चुनिज्म देखेंगे? ये सारी बातें हैं। और इस मामले में देखिए, मैं और बीजेपी, आप बीजेपी के बारे में कुछ भी सोचते हो, लेकिन बीजेपी के काडर से, बीजेपी के वर्कर से, उनकी मेहनत से, उनकी कर्तव्य परायणता से और उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा से, सत्ता में रहते हुए भी जो सत्ता की भूख है कायम रखने की, वो किसी को भी भारतीय जनता पार्टी के वर्करों से सीखनी चाहिए, उनके सिस्टम से सीखनी चाहिए, और राजनीति कैसे नहीं करनी चाहिए, ये अगर किसी ने सीखना है तो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से सीख सकता है। ये मेरा मानना है। जी अनिल जी, सवाल यही है कि अभी फिलहाल की जो स्थिति है, अब हालांकि आम आदमी पार्टी से उसका गठबंधन हो गया है कांग्रेस का, और एक सीट उसने दी में, कोई जनाधार आम आदमी पार्टी का नहीं है, लेकिन जो भी गुंजाइश होती बटने की, वो शायद अब जो है वो एक तरह से खत्म हो गई है। क्या आपको ये लग रहा है कि अभी फिलहाल की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, हम बीजेपी का, हमें ये पता है, ये माहिर है कि कैसे वो जो दल है जो उसके साथ अलाय होता तौर पर जो राज्य की इकाइयां होती हैं, उनको कैसे वो तोड़ती है। महाराष्ट्र से हर जगह हमने देखा है कि कैसे एक तरह से महाराष्ट्र, पंजाब, हर जगह जो राज्य की पार्टियां थी उनको एक तरह से उसने खत्म किया। क्या आपको लगता है कि अब अगला नंबर नीतीश कुमार का हो सकता है? जिस तरह से वो लगातार जो नेताओं को खत्म करने का सिलसिला उनका जारी है, अगला नंबर नीतीश कुमार का हो सकता है जेजेपी के बाद, क्योंकि जेजेपी को उन्होंने यूज एंड थ्रो किया। एक पार्टी जिसका आपने इस्तेमाल किया, 10 उनके एमएलए थे, उनके साथ मिलकर आपने सरकार चलाई, 4 चलाई, अच्छे बुरे में वो आप रहे, आपने
ने उनको फेंक दिया। कोई नीतीश का है कि अंदाजा यही है और ऐसा ही है, बीजेपी को जड़ा नहीं पार कर पाती है 2024 के इलेक्शन में, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा उन दलों को इकट्ठा करना जो उसके साथ अलायंस में हो। ये देखिए क्या है हरियाणा, अभी एक चीज सिर्फ मैं जो पॉजिटिव देख रहा हूँ, जो हेमंत ने जी ने कहा वो सब उससे पूरी तरह सहमत हूँ मैं, क्योंकि वो तो मालूम है। और वो लेकिन उससे कांग्रेस थोड़ा बाहर आ रही है, क्योंकि बाहर आ रही है कि एक नई कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद बन रही है, वो फॉर्मेटिव स्टेज में है। तो उस आप वो एक तो है क्या कि वर्कर्स के लेवल पे भी जो थके हुए पुराने गुटबाज वर्कर्स थे, वो थोड़ा हमको लग रहा है कि साइड हो रहे हैं, होना मतलब होना चाहिए अपेरेंटली। इसीलिए कि जो नई नई ऊर्जा कांग्रेस में आ रही है जन समर्थन के कारण, तो वो एक फैक्टर वो ये करेगा, मतलब काम करेगा वहां, ऐसा मुझको लग रहा है। मतलब उस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा ये जो आपने कहा कि नीतीश कुमार की जो स्थिति होने वाली है, नीतीश कुमार से पहले मैं देख रहा हूं कि ये गठबंधन में अगर किसी को डिच करेंगे यहाँ पे, तो वो महाराष्ट्र में पहला निशाना महाराष्ट्र में सीट, ये जो क्या मतलब एक नाथ शिंदे वाला गुट है और अजित पवार का है, उसमें से दोनों में से किसी एक को वो चुनेंगे, ये अब हमको लग रहा है। और वो किस तरह से चुनते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइट उनके बीच में भी काफी इंटरनल चल रहा है। और अजित पवार किस हद तक बीजेपी के नैरेटिव में या बीजेपी में फिट इन होना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो आप कह रही हैं क्या कि इसका ये जो एक संकेत है एलायंस के लिए, जो संदेश उन्होंने दिया है, ये सब एलायंस के लिए है। उसमें से पहले महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे जेडीयू है। लेकिन जे नीतीश के साथ मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार अब वो उस स्थिति में नहीं है कि कोई कन्फ्रंटेशन करे। तो हमको लग रहा है इसीलिए बहुत मतलब लाचार किस्म की इनकी राजनीतिक स्थिति है। संभव है कि 2024 के पहले उनको कोई हटाया, मतलब 2024 के पहले बहुत ही कम संभावना है। 2024 का इलेक्शन होते ही चाहे बीजेपी हारे या जीते, नीतीश कुमार को दरवाजा दिखा देंगे, इसमें पक्का है। लेकिन हरियाणा के मामले में मुझको लग रहा है कि जो वहाँ राजनीतिक स्थिति पैदा हो रही है, उसमें एक रेडिकल चेंज भी होगा। और हम लोग जो मान के चल आ रहे हैं कि बीजेपी अनडिवाइडेड बीजेपी और कभी यूनाइटेड रहती है और हर एक हालत में, ये नहीं होगा। जैसे अनिल विज वगैरह का जो इंडिकेशन है, बीजेपी भी हमको लग रहा है कि बड़े लेवल पे स्प्लिट की ओर अग्रसर है। जी बिल्कुल। और लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगी मैं पुष्पेंद्र जी कि अभी एक बड़े नेता, मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस से अगर कोई नेता बीजेपी में जाता है तो आपको पता है किस तरह से वो हेडलाइंस बनती हैं। लेकिन जब कोई बड़ा नेता, एक मौजूदा एमपी अगर हरियाणा जैसे स्टेट से, जो कि दिल्ली से कटा हुआ है, वहां कांग्रेस में शामिल है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर वो हेडलाइंस जो है नहीं बन पाती हैं, क्योंकि मीडिया जाहिर सी बात है कि किस स्थिति में है फिलहाल। अभी आपको लग रहा है कि अभी हरियाणा में जो स्थितियां बन रही हैं उसमें कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और बीजेपी जो है उसमें कहीं ना कहीं दो फाड़ हैं, और इसका फायदा किसको होते हुए फिलहाल आप देख रहे हैं? लास्ट कमेंट संक्षेप में आपसे। देखिए, निश्चित रूप से जो आप बात कर रही हैं, ये सर छोटू राम जी जो बहुत सम्मानित किसान नेता हरियाणा में हुए हैं, उनके जो देवते थे चौधरी बीरेंद्र सिंह देवते हैं, उनके बेटे ये ब्रिजेंद्र सिंह हैं जो सांसद हैं हिसार से, जिन्होंने जो है बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन किया है। इसी प्रकार से चूरू से भी एक राहुल कासवा है, उन्होंने भी जो है चूरू राजस्थान में बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन किया है। तो ये खबरें जो है राष्ट्रीय फलक पर कहीं ना कहीं मेन लाइन मीडिया में गायब कर दी जा रही है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जाटों ने ये सोच लिया है, ठान लिया है कि हमें कहीं नहीं बटना है, हरियाणा में और पूरे देश में भाजपा हमारे विरोध की पार्टी है, किसानों के विरोध की पार्टी है, तो उसको वोट देना नहीं है और इधर उधर भी जो है बटना नहीं है, कांग्रेस के साथ मजबूती से रहना है। तभी ये संभव है कि किसानों की मांग भी मानी जाएगी और जो लाठी झेल रहे हैं, अत्याचार झेल रहे हैं तरह तरह के,
उससे मुक्ति हो सकती है। तो जी एकजुट होकर के इस सरकार को हटाने का काम किसान बिरादरियां, अन्य बिरादरियां भी परेशान है, करने इसमें जा रही है। जी जी बिल्कुल। और अब से कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे और लाल खट्टर जो हैं वो आपको पता ही है कि अब नहीं रहे हैं उस पद पर। और अब देखना होगा उसके बाद किस तरह के समीकरण वहां पर राजनीतिक बनते हुए नजर आते हैं और बीजेपी के लिए किस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। फिलहाल बीजेपी बहुत मुश्किल में नजर आ रही है, ये साफ तौर पर लग रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे हरियाणा सीट जो है उसको कैसे अपने पाले में लाना चाहते हैं। और इसीलिए ये खेल जो है पूरा हरियाणा में रचा गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का। आज के कार्यक्रम